हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर बीए पार्ट 1 ऑनर्स के क्लास के लिए जुड़े हैं। हम लोग अगली क्लास में पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने उसकी भूमिका और महत्व और उसके अर्थ और परिभाषा के बारे में जानकारी ली। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग राजनीतिक दलों की विशेषताएं या तत्व, मेन फीचर और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग उसके पहले परिभाषाओं के बारे में जाने, अर्थ और परिभाषा। इन परिभाषाओं के विवेचना से राजनीतिक दल के निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। जिसमें पहला है लंबी अवधि के लिए संगठन, दूसरा है कुछ खास सिद्धांतों या नीतियों के बारे में सहमति, तीसरा है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का प्रयोग और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अपनी नीतियों को कार्य रूप देने की चाहत। संक्षेप में किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण में इन्हीं तत्वों का होना आवश्यक है। जिसमें सबसे पहला है संगठन। दल को मजबूत एवं अस्थायी बनाने के लिए उनमें संगठन का होना एकदम आवश्यक है। संगठन से मतलब यह है कि दल के कुछ अपने लिखित एवं अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय, पदाधिकारी आदि होने चाहिए। ये दल के सदस्यों को अनुशासित रखते हैं। संगठन के अभाव में दलीय अनुयायी यानी कि दल के सदस्य एक बिखरी भीड़ की तरह ही होंगे और वे अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। दरअसल संगठन ही राजनीतिक दल की शक्ति का राज है। तब इसका दूसरा विशेषता है मूलभूत सिद्धांतों की एकता। दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सार्वजनिक प्रश्नों पर एक से विचार रखते हैं। उन प्रश्नों की बारीकियों पर उनमें मतभेद हो सकता है, लेकिन वे सब मौलिक सिद्धांतों पर एकमत होते हैं। सिद्धांतों की एकता ही दल को ठोस आधार प्रदान करती है। सैद्धांतिक एकता के अभाव में दल की जड़ें हिल जाएंगी और उनका विघटन हो जाएगा। यानी कि दल के अंदर कुछ नियम, कानून या सिद्धांत होने आवश्यक है। अब तीसरा इसकी विशेषता है संवैधानिक उपायों का प्रयोग। राजनीतिक दलों को अपने लक्ष्य यानी कि सत्ता प्राप्ति के लिए हमेशा संवैधानिक उपायों का सहारा लेना चाहिए। जो संवैधानिक उपायों का अनुसरण करते हैं अथवा हिंसात्मक साधनों को अपनाते हैं, उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो हिंसा का रुख अख्तियार करते हैं या तरीका अख्तियार करते हैं, उसको कुछ कहा जा सकता हो कोई संगठन, लेकिन
राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। अब इसकी चौथा है राष्ट्रीय हित की वृद्धि। राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो उच्च आदर्शों से प्रेरित होता है और जिसके कार्यक्रमों और नीतियों का देशव्यापी आधार होता है, क्षेत्रीय या सांप्रदायिक नहीं। उसे किसी विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय या वर्ग के हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई संगठन वर्ग, जाति, संप्रदाय विशेष का हित साधन करते हैं तो उसे राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। तो ये थे राजनीतिक दलों की कुछ विशेषताएं। अब राजनीतिक दलों के आधार के बारे में हम लोग जानेंगे, मतलब उसकी उत्पत्ति के बारे में कि कैसे राजनीतिक दलों का उत्पत्ति होता है। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के निम्नलिखित आधार हैं, जिसमें सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक। कई बार दलों के निर्माण का कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। कुछ व्यक्ति प्राचीनता से चिपके रहना चाहते हैं और किसी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन को पसंद नहीं करते, जबकि दूसरे ओर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अतीत से कोई लगाव नहीं होता और वे नए परिवर्तन करके प्रगति को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं। इस आधार पर समान विचार वाले व्यक्ति राजनीतिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न दलों में संगठित हो जाते हैं। इस तरह आमतौर पर 4 प्रकार के व्यक्ति देखने में आते हैं। पहला, वे जो प्राचीन संस्थाओं एवं रीति रिवाजों में वापस लौटना चाहते हैं, प्रतिक्रियावादी कहलाएंगे या कहे जाते हैं। दूसरा, वे जो वर्तमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते, अनुदारवादी कहे जाएंगे। तीसरा, वे जो मौजूदा हालातों में सुधार करना चाहते हैं, उदारवादी कहे जाएंगे। चौथा, वे व्यक्ति जो वर्तमान संस्थाओं का उन्मूलन करना चाहते हैं, यानी खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उग्रवादी कहलाएंगे। इस प्रकार जैसे जैसे लोगों का स्वभाव होता है, वैसे वैसे प्रतिक्रियावादी, उदारवादी, उग्रवादी दल बनते जाएंगे। अब उसके उत्पत्ति का दूसरा आधार है वातावरण का प्रभाव। दलों के निर्माण में वातावरण का योगदान भी कम महत्व का नहीं है। जिस वातावरण में बालक रहता है, उसका प्रभाव व्यापक रूप से उसके मन पर पड़ता है। साम्यवादी वातावरण में पला बालक आगे चलकर उस दल का अनुयायी बन जाता है। इंग्लैंड में तो आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य अनुदारवादी दलों के कार्यक्रमों में परंपरागत रूप से विश्वास करते हैं। अब इसका तीसरा आधार है धार्मिक आधार। बहुत से लोग धार्मिक आधार पर राजनीतिक दल बना लेते हैं।
उनका लक्ष्य अपने धर्म के मानने वालों की रक्षा करना होता है। यूरोपीय देशों में कैथोलिक दल इसी आधार पर बने। भारत में मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा के निर्माण का भी यही आधार था। अब इसका चौथा आधार है आर्थिक कारण। दलों के निर्माण का आर्थिक आधार सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक कार्यक्रमों के अलावा कोई भी दल आर्थिक कार्यक्रमों के अभाव में कोई भी दल अधिक दिनों तक टिकी नहीं रह सकती है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय महत्व तभी प्राप्त हो सकता है जब उनके पास आर्थिक कार्यक्रम हो। शिक्षित जनता पर तो आर्थिक नीतियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। एक समान आर्थिक कार्यक्रम द्वारा ही राजनीतिक दल समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। यानी कि राजनीतिक दलों का उत्पत्ति का एक कारण आधार जो है वो आर्थिक कारण भी है। पांचवा, नेतृत्व। आमतौर पर राजनीतिक दल अपने उच्चतम नेताओं के व्यक्तित्व की प्रति छाया होता है। यानी कि जो उसके जो बड़े नेता होते हैं उसी का अनुसरण सब लोग करते हैं। वह जिन आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहता है उसके अनुयायी यानी मानने वाले लोग, फॉलोवर, बिना सोचे समझे उसी ढांचे में ढलते जाते हैं, क्योंकि दल में प्रत्येक व्यक्ति ना तो विचारशील होता है और ना उनमें तार्किक बुद्धि होती है। वह अपने नेता के चारों ओर घूमने वाला नक्षत्र मात्र ही होता है। अब छठा इसका आधार है विचारधारा। रावसेक के शब्दों में एक राजनीतिक आंदोलन को जीवित रखने के लिए विचारधारा का होना एकदम जरूरी है। विचारों के अभाव में आंदोलन अंधकार तथा अनिश्चितता में ही छलांग लगाता रहेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा में आम सहमति राजनीतिक दल के सदस्यों को आपस में जोड़ती है। लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि हर जन समुदाय में विभिन्न विचारों के लोग पाए जाते हैं। इनमें से कुछ विचार परस्पर विरोधी होते हैं। इन विचारों का प्रतिपादन करने वाले व्यक्तियों में से कुछ नेता बन जाते हैं और अन्य नागरिक उनका अनुमोदन और समर्थन करने लगते हैं। आगे चलकर इन्हीं लोगों से संगठित राजनीतिक दल बन जाते हैं। इन दलों का मनोवैज्ञानिक आधार मनुष्य की 4 प्रवृत्तियां हैं: सहानुभूति, अनुकरण, प्रतिरोध और स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता। इन्हीं कारणों से व्यक्ति समूह समान नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अलग संगठन बना लेते हैं। तो ये थे राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के आधार। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दलों के कार्य, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। लोकतंत्रीय शासन के लिए राजनीतिक दल का होना आवश्यक है, ये तो सबको मानते हैं। राजनीतिक दल कई ऐसे काम करते हैं जो एकदम से महत्वपूर्ण है। मेरियम के अनुसार इनमें 5 प्रमुख कार्य हैं। पहला, पदाधिकारियों का चुनाव करना। दूसरा, नीति निर्धारण। तीसरा, शासन का संचालन तथा उसकी रचनात्मक आलोचना करना। चौथा, राजनीतिक प्रचार और शिक्षण। पांचवा, व्यक्ति और शासन के बीच मधुर संबंधों की स्थापना करना। इन सब के अलावे भी राजनीतिक दल कुछ मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करते हैं।
जो इस प्रकार है। पहला, सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं का जोरदार प्रचार करते हैं। वे राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के विभिन्न पहलुओं से जनता को परिचित कराते हैं। इसीलिए राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा जाता है। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में, आधुनिक राज्य के भ्रांतिपूर्ण यानी कि जहां भ्रम वातावरण में समस्याओं का चयन करके यह आवश्यक है कि वरीयता के आधार पर कुछ को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए छांटना चाहिए और उनके हल के लिए जनता की सहमति के लिए पेश करना चाहिए। चयन का यह काम दलों के द्वारा ही होता है। अब इसका दूसरा काम है शासन का संचालन। राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं, अपने दल से ही मंत्री नियुक्त करते हैं तथा विभिन्न विधियों से अपनी चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब इसका तीसरा काम है शासन की आलोचना। अगर निर्वाचन में किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो वह प्रतिपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। विपक्षी के रूप में उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह शासन को सचेत रखे, वह सरकार की रचनात्मक आलोचना करके वैकल्पिक नीतियां पेश करता है। विपक्षी दल शासन की कमजोरियों को जनता के सामने रखकर उसके विरुद्ध लोकमत तैयार करते हैं। अब इसका चौथा काम है चुनावों का संचालन। राजनीतिक दलों से चुनाव की सार्थकता प्रकट होती है। वे चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, प्रत्याशियों यानी कि उम्मीदवारों को खड़ा करने तथा हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। हरमन फाइनर के शब्दों में, राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचक या तो एकदम असहाय हो जाएंगे या उनके द्वारा असंभव नीतियों को अपनाकर राजनीतिक तंत्र को ही नष्ट कर दिया जाएगा। तंत्र को ही नष्ट कर दिया जाएगा। अब इसका पांचवा काम है लोक मत का निर्माण। अगर व्यक्तियों की सहमति से सत्ता और शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना है तो राजनीतिक दल का होना एकदम जरूरी है। इसकी अनुपस्थिति में जनसमुदाय एक दिशाहीन भीड़ के अलावे और कुछ नहीं होगा। लॉर्ड बराज का मानना है कि लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति को राजनीतिक दलों के द्वारा महत्वपूर्ण काम किया जाता है। अब इसका छठा काम है शासन तथा जनता के बीच मध्यस्थ का काम, यानी कि दोनों के बीच में एक पंच की तरह काम करना। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करते हैं। वे जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की स्थिति से अवगत कराते हैं। कहने का मतलब है कि जनता की जो जरूरतें होती हैं वो सरकार को बताती है और सरकार क्या कर सकती है इसके बारे में वो बताते हैं। बारकर के अनुसार
राजनीतिक दल एक ऐसे पुल का काम करते हैं जिनका एक ओर या छोर समाज को छूता है और दूसरा राज्य को। यह एक ऐसा पाइप है जिससे सामाजिक विचारधारा बहती है जो राज्य के यंत्र को तरल बनाकर, यानी कि पानी की तरह बनाकर उसके पहियों को घुमाती है। अब इसका 7वां काम है राजनीतिक प्रशिक्षण। राजनीतिक दलों के प्रचार से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, उन्हें समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है। इस प्रकार से नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है। अब इसका 8वां काम है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। अधिकांश राजनीतिक दल जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को उन्नत करने का भी काम करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के समय में कांग्रेस ने हरिजन कल्याण तथा स्त्री उद्धार संबंधी बहुत से काम किए थे। अब इसका 9वां काम है दलीय काम, यानी कि राजनीतिक दल कुछ अपने दल से संबंधित काम भी करते हैं। हर राजनीतिक दल कई प्रकार के दल संबंधी काम भी करते हैं। मतदाताओं को दल का सदस्य बनाते हैं, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करते हैं, दल के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, आदि इत्यादि। ये थे राजनीतिक दलों के काम। अब अगली क्लास में और कुछ जानेंगे।